दोस्तों दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है, यानी वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स एनर्जी क्राइसिस। क्या आपने गौर किया, दुनिया भर में बढ़ते क्रूड ऑयल प्राइसेस के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं और इसने मजबूर कर दिया है सरकारों को सख्त फैसले लेने के लिए। तो ये सब किसी एक देश की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया इस वक्त एक गंभीर ऊर्जा संकट से गुजर रही है। आइए देखते हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अमेरिका के कई राज्यों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ईंधन और बिजली की खपत कम हो सके। पाकिस्तान में पीएसएल मैच बिना दर्शकों के हो रहे हैं। 4 डे वर्किंग वीक लागू है, स्कूल बंद है और मॉल्स के समय घटा दिए गए। श्रीलंका में हर बुधवार राष्ट्रीय अवकाश है, सरकारी दफ्तर, स्कूल, यूनिवर्सिटी सब बंद, सिर्फ ईंधन बचाने के लिए। बांग्लादेश में दुकानों और मॉल शाम 7 बजे बंद, सजावटी और अनावश्यक लाइटिंग पर पूरी तरह बैन। चीन न सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दे रहा है बल्कि कोयला और हाइड्रो पावर के साथ रिन्यूएबल एनर्जी में रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। थाईलैंड ने एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तय किया है। सरकारी दफ्तरों में कोट टाई पर रोक ताकि बिजली बचे। यूके ने हाईवे स्पीड लिमिट घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। इससे ईंधन की खपत 10 से 15% तक घट सकती है। फ्रांस ने छोटी दूरी की घरेलू उड़ानों पर रोक लगा दी क्योंकि ट्रेन कम ऊर्जा खर्च करती है और पर्यावरण के लिए बेहतर है। इटली और स्पेन में सरकारी इमारतों में एसी और हीटर के उपयोग पर सख्त नियम है। जर्मनी में रेलवे स्टेशन और सरकारी दफ्तरों की लाइट्स कम कर दी गई है और रात में स्मारकों की लाइट बंद रखी जा रही है। जापान में कंपनियों को कूल बीज और वार्म बीज नीति अपनाने को कहा गया है, यानी कम एसी, कम हीटर, ज्यादा ऊर्जा बचत। आप जानते हैं इस संकट की असली वजह क्या है? मध्य पूर्व और रूस यूक्रेन क्षेत्र में तनाव, तेल और गैस की सप्लाई चेन में रुकावट, कोयले और गैस की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल, जलवायु परिवर्तन के कारण बिजली उत्पादन पर असर। इसलिए पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली महंगी होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर साफ कहा है, हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही। ऊर्जा संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत अपील की है कि अनावश्यक बिजली का उपयोग ना करें, एलईडी बल्ब और ऊर्जा कुशल उपकरण यानी एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स अपनाएं, सार्वजनिक परिवहन और ईवी को प्राथमिकता दें, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाएं। पीएम ने यह भी कहा है कि आज की बचत ही आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा है। हम भी कमरे से निकलते समय लाइट, पंखा बंद करें, एसी 26-27 डिग्री पर रखें, छोटी दूरी पर पैदल चलें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें, पानी और ईंधन की बर्बादी रोकें। याद रखिए, छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। नमस्कार। 19 की उम्र में ड्रॉप आउट होकर निकला मैदान में, छोटे शहर के लड़के ने बड़ा सपना देखा आंखों में, एक गंदे होटल की शिकायत को ओयो बना दिया ब्रांड, 14,440 करोड़ रुपए का साम्राज्य रच रितेश ने कर दिखाया कमाल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युवा एंटरप्रेन्योर की जिन्होंने केवल 19 साल की उम्र में कॉलेज छोड़कर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज वो भारत के सबसे युवा बिलियनियर बन चुके हैं। ये है रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स के फाउंडर और सीईओ। रितेश का जन्म ओडिशा के एक छोटे से शहर टिटिलागढ़ में हुआ। परिवार छोटा सा बिजनेस करता था। दिल्ली में कॉलेज पढ़ते समय एक दिन होटल रूम बुक करने गए। कमरा गंदा था, सर्विसेज खराब थी, कीमत ज़्यादा थी। रितेश ने सोचा क्यों न एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां हर कमरा मॉडरेट,
स्टैंडर्ड का हो, साफ सुथरा और किफ़ायती हो। बस यहीं से शुरू हुई उनकी जर्नी। 2012 में ओरेवल स्टेज के नाम से शुरुआत की और फिर 2013 में ओयो रूम्स लॉन्च किया। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल के थे, फंडिंग नहीं मिल रही थी, लोग हंसते थे, लेकिन रितेश ने हार नहीं मानी। थील फेलोशिप जीता, दुनिया का पहला भारतीय स्टूडेंट जिसे $1 लाख मिला और कॉलेज छोड़ने की छूट मिली। उन्होंने पूरी तरह फोकस कर दिया। आज 2026 में ओयो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटैलिटी चेन, 1,57,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज, भारत के अलावा यूके, साउथ ईस्ट एशिया और अमेरिका तक फैला हुआ। कंपनी की वैल्यूएशन 7 से 8 बिलियन डॉलर के आसपास। रितेश की नेटवर्थ 14,440 करोड़ रुपए से ज्यादा। भारत के सबसे युवा बिलियनियर, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। 2020 की पैंडेमिक में ओयो लगभग डूब गई थी, भारी घाटा हुआ, हजारों लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन रितेश ने खुद आगे आकर कंपनी को संभाला, कस्टमर फोकस बढ़ाया, लागत कम की और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। आज कंपनी फिर से प्रॉफिट में है। रितेश अग्रवाल का सबसे पावरफुल मैसेज है, ग्राहक पर फोकस रखो, लॉन्ग टर्म सोचो और कंसिस्टेंट रहो। रिजेक्शन से डरो मत, हर फेलियर में एक नई सीख होती है। दोस्तों, छोटे शहर से भी बड़ा सपना देखा जा सकता है, उम्र कोई बाधा नहीं होती। रिजेक्शन और फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बनाओ, समस्या देखो, समाधान बनाओ और कंसिस्टेंट रहो। लॉन्ग टर्म विजन रखो, शॉर्ट टर्म दबाव में मत आओ। रितेश अग्रवाल की जर्नी साबित करती है, ड्रॉप आउट हो या छोटे शहर से आओ, अगर जुनून और मेहनत है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सच्चाई तो ये है कि आज का यूथ सवाल भी पूछता है, जवाब भी खोजता है और जरूरत पड़े तो खुद ही समाधान भी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, सरकारी स्कूल का एक टीचर अपनी सैलरी से एक स्टूडेंट को फ्लाइट में बिठा देता है। ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं, बल्कि तेलंगाना की सच्ची घटना बता रहा हूँ। बेगमपेट सरकारी हाई स्कूल, रामागिरी मंडल, पेदमपल्ली जिला। मैथ्स टीचर मलका रामकिशन राव ने गणतंत्र दिवस पर छात्रों को चुनौती दी थी, एसएससी बोर्ड परीक्षा में 550 मार्क्स से ज़्यादा लाओ तो मैं अपनी जेब से फ्लाइट से घुमाने का इनाम दूंगा, और उन्होंने वादा निभा दिया। स्कूल के स्टूडेंट श्रीमंतुला पूर्णचंद ने एसएससी में 554 आउट ऑफ 600 मार्क्स हासिल किए। टीचर रामकिशन राव ने तुरंत अपनी व्यक्तिगत बचत से हैदराबाद से विशाखापट्टनम की फ्लाइट टिकट बुक कर दी। ये पूर्णचंदर की जिंदगी की पहली फ्लाइट थी। जब वो प्लेन में बैठा तो उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी। फ्लाइट लैंडिंग के बाद सर ने उसे विशाखापट्टनम के समुद्र किनारे ऐतिहासिक किले और खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स पर पूरा दिन घुमाया। रामकिशन राव का कहना है कि उनका मकसद सरकारी स्कूल के बच्चों में आत्मविश्वास जगाना है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस अवेकनिंग करना है और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। अब ये कार्यक्रम हर साल चलेगा। 550 मार्क्स से ज़्यादा लाने वाले हर बच्चे को फ्लाइट ट्रिप मिलेगी। पूर्णचंदर भावुक होकर कहता है कि सर, ये वादा उसे हर रोज़ पढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहा। टीचर की स्पेशल क्लासेस और स्कूल का सपोर्ट ही उसकी सफलता की असली वजह बनी। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस एन शैलजा भी बताती हैं कि टारगेट बेस्ड पढ़ाई, इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी और ऐसे इनामों की वजह से स्कूल के रिजल्ट्स बहुत सुधर रहे हैं। रामकिशन राव पहले भी हेडमास्टर रह चुके हैं, अपनी सैलरी से पहले भी टॉप स्टूडेंट्स, खासकर लड़कियों को ट्रिप्स करवा चुके हैं। ये उनकी लगातार मेहनत और समर्पण का नतीजा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा फ्लाइट में आसमान छू रहा है। सच में सही टीचर, सही मोटिवेशन और मेहनत से कोई भी सपना साकार हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड के हीरो दिन में लड़कियों के कपड़े सिलते थे, रात में उसी टेबल पर पढ़ाई करते थे। ये है राजस्थान में जोधपुर के महेंद्र भाटी की लाइफ चेंजिंग स्टोरी। महेंद्र का पूरा परिवार सिलाई का काम करता था।
पिता, माँ, भाई, भाभी सब इसी धंधे में लगे थे। महेंद्र खुद लेडीज टेलर थे, सूट कुर्तियां सिलते थे। दिन भर सिलाई मशीन की खटखट चलती और फिर रात को उसी टेबल पर किताबें खोलकर पढ़ाई। उन्होंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की, नौकरी भी की। लेकिन एक दिन दोस्त को राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अधिकारी बनते देखा तो उनका सपना जाग उठा। भाई, मैं आरएएस हो गया। पहली कोशिश में आरएएस 2023 में 1323वीं रैंक आई। हार नहीं मानी, कमियों को सुधारा और दोबारा तैयारी शुरू की। 2024 में मेहनत रंग लाई और आरएएस में 72वीं रैंक हासिल की। मेंस में 249 नंबर और इंटरव्यू में 53 नंबर लाए। इंटरव्यू में राजस्थानी व्यंजन कड़ी और खाटा पर सवाल भी आए, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास से सब जवाब दे दिए। आप राजस्थानी व्यंजन के बारे में बताइए, कड़ी और खाटा। सर, कड़ी तो हमारी माँ की स्पेशलिटी है और खाटा तो राजस्थान का स्वाद है। आज महेंद्र भाटी आरएएस अधिकारी बन चुके हैं और एसडीएम की पोस्टिंग पा चुके हैं। दोस्तों, अभाव कोई बहाना नहीं होता। अगर जुनून और मेहनत हो तो सिलाई मशीन की खटखट भी आपको एसडीएम की कुर्सी तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, सपने बड़े रखो और मेहनत करने में कभी कोई कमी ना रखो। मेहनत की सुई से जो ख्वाबों को सी लेते हैं वो ही मुकद्दर की किताब में अपना नाम लिख देते हैं। नमस्कार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक नदी जो मर चुकी थी उसे 111 गांव के लोगों ने मिलकर जिंदा कर दिया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला में तमसा नदी का यही चमत्कार हुआ। नमामि गंगे के तहत 89 किलोमीटर लंबी नदी आज फिर बह रही है। ये कहानी है कम्युनिटी पावर की। तमसा नदी गंगा की प्राचीन सहायक नदी है, लेकिन पिछले कई सालों से गाद, घरेलू कचरा, प्लास्टिक, अवैध कब्जों की वजह से ये सिर्फ एक नाला बन गई थी। 111 गांव की पंचायतों को छूने वाली ये नदी सूखने लगी थी। खेती प्रभावित हो रही थी, जल जीव गायब हो चुके थे और घाटों पर पूजा पाठ भी मुश्किल हो गया था। फरवरी 2026 में आजमगढ़ के जिलाधिकारी आईएएस रविंद्र कुमार ने फैसला किया, नदी को वापस बहाएंगे। जिला गंगा समिति, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन और जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर सामुदायिक योजना तैयार की गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब 14 साल के वनवास के लिए निकले थे, तब पहली रात उन्होंने इसी तमसा नदी के किनारे गुजारी थी। और आज भी इस नदी के किनारे महर्षि दुर्वासा, महर्षि दत्तात्रेय और महर्षि चंद्रमा का आश्रम है। अभी मैं इसी चंद्रमा आश्रम पे खड़ा हूँ। इसमें आम लोगों का ध्यान फोकस किया गया कि जब आप जल से इतना जुड़े हैं तो गंदा जल क्यों उपयोग करते हैं। इसी बिंदु को फोकस करके इस नदी के किनारे 111 जो बसे हुए गांव हैं उसके ग्राम प्रधानों, सचिवों और अन्य कर्मचारियों को बुलाकर गत वर्ष आजमगढ़ के हरियौत कला केंद्र में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जहां लोगों से ये अपील की गई कि यह नदी आपके घर के बगल से गुजरती है, आप इसके जल का उपयोग करते हैं। अगर जल साफ़ रहेगी तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। तो इसी को लेकर एक मुहिम चलाई गई और जिसके फलस्वरूप ये नदी साफ हुई। सभी 111 ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर के ये निर्णय लिया गया। स्कूल के बच्चे, महिलाएं, युवा, मनरेगा वर्कर्स, सबको बताया गया कि ये उनका अपना अभियान है। अभियान शुरू हुआ। नदी के उथले हिस्सों से गाद हटाई गई, कचरा और प्लास्टिक निकाला गया, अवैध कब्जे हटाए गए, नदी किनारे 65,000 फलदार पेड़ लगाए गए, हर गांव में डस्टबिन लगाए गए। स्कूल बच्चों ने शपथ ली, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह ने नेतृत्व किया, सब ने मिलकर श्रमदान किया। ये कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं, ये लोगों का अपना अभियान था। नतीजा, नदी में फिर से पानी बहने लगा, जल गुणवत्ता सुधरी, जैव विविधता लौट रही है, आसपास की खेती को बेहतर सिंचाई मिली, घाट अब साफ सुथरे हैं जहां श्रद्धालु बिना परेशानी के स्नान पूजा कर रहे हैं। ये आजमगढ़ की सांस्कृतिक विरासत की वापसी है।
ये कहानी साबित करती है कि जब स्कूल के बच्चे, महिलाएं, गांव वाले और प्रशासन एक साथ खड़े होते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तमसा नदी अब नमामि गंगे के सहायक नदियों के संरक्षण का सबसे बड़ा मॉडल बन गई है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस तेज भागती दुनिया में जहां सत्ता और पैसा सब कुछ तय करता है, एक सवाल बार बार उठता है, क्या सही रास्ता चुनना अब भी मुमकिन है? क्या एक इंसान की हिम्मत पूरे सिस्टम को हिला सकती है? ये कहानी है आरव की, एक साधारण युवा की जिसने फैसला किया कि चुप रहकर बैठे रहने से बेहतर है बोलकर खड़ा होना, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो दबाए नहीं जाते। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। सर, ये प्रोजेक्ट गलत है। हम नदी के किनारे फैक्ट्री बना रहे हैं बिना कोई ट्रीटमेंट प्लांट के। पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। आरव, हम नियम बनाने वाले हैं। रिपोर्ट दबा दो। 50 लाख बोनस। तू भी अमीर हो जाएगा। मैं आरव शर्मा चुप रहकर खुद को आईने में नहीं देख पाऊंगा। धर्म की रक्षा करनी होगी। तूने क्या कर दिया? प्रोजेक्ट रुक गया। तू निकाला गया। अब कौन बचाएगा तुझे? क्या तूने सारा काम बर्बाद कर दिया? अब कंपनी का क्या होगा? बाहर निकल जा यहां से। बेटा, तुमने हमारी नदी बचाई। मैंने सिर्फ अपना धर्म निभाया था। धर्मो रक्षति रक्षिता। आज भी, कल भी। आरव ने साबित कर दिया, ना नौकरी, ना बोनस, ना डर, सिर्फ सत्य और साहस ही काफी है। ये कहानी सिर्फ एक नदी की नहीं, हम सबके अंदर छिपे उस आवाज की है जो कहती है चुप मत रहो। सत्यमेव जयते, अंततः विजय सत्य की ही होती है, आज भी, कल भी और हमेशा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अकेले ही लाखों पक्षियों को घर दिया, पर्यावरण बचाया और हजारों लोगों को इंस्पायर किया। ये है नेस्ट मैन ऑफ इंडिया, राकेश खत्री। 63 साल के राकेश जी ने अब तक 7,30,000 से ज़्यादा बर्ड नेस्ट लगाए। हाँ, आपने सही सुना, 7,30,000 नेस्ट। साल 2008 की बात है। दिल्ली के मयूर विहार में रहने वाले राकेश खत्री ने देखा कि घरेलू चिड़ियों की संख्या तेजी से कम हो रही है। शहरीकरण, कंक्रीट के जंगल, मोबाइल टावर और घोंसले बनाने की जगह न होने की वजह से चिड़िया बेघर हो गई थी। राकेश जी का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा, अगर ये पक्षी अपना घर खो रहे हैं तो मैं उन्हें घर दूंगा। बस यहीं से शुरू हुआ उनका मिशन। खुद हाथ से जूट की रस्सी, नारियल के छिलके, पुराने अखबार और जलकुंभी से घोंसले बनाने शुरू किए। ये नेस्ट पूरी तरह से इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल और पक्षियों को नेचुरल फील देते हैं। चिड़ियों के अलावा मैगपाई, बुलबुल और रोबिन जैसे पक्षी भी इन नेस्ट में रहने लगे। सच में, जहाँ पेड़ कटे, परिंदे रोए, उसने उम्मीद के घर सजाए। लकड़ी, धागे और प्यार से उसने पक्षियों के आश्रय बनाए, घोंसले बनाए। पहला नेस्ट लगाने के कुछ दिन बाद जब उन्होंने चिड़ियों की चहचहाहट सुनी तो उनका जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया।
आज 18 साल बाद उनका मिशन पूरे भारत में फैल चुका है। उन्होंने 7,000 से ज़्यादा वर्कशॉप स्कूल्स, कॉलेजेस और कम्युनिटीज़ में किए हैं। 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स और महिलाओं को घोंसले बनाना सिखाया है। खास बात यह है कि उन्होंने महिलाओं को भी जोड़ा। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में 2000 से ज़्यादा महिलाएं जलकुंभी से नेस्ट बनाकर अच्छी कमाई कर रही हैं। इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन जल स्पर्श। राकेश खत्री को कई बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। नेशनल साइंस अवार्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड और सोनी BBC अर्थ चैंपियन अवार्ड। लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार है लाखों पक्षियों की चहचहाट और खुशहाल परिवार। राकेश जी का कहना है किसी को घर देना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि ये सिखाती है कि एक व्यक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकता है। छोटी छोटी शुरुआत से बड़ा मिशन बन सकता है। पर्यावरण बचाना कोई मुश्किल नहीं, बस दिल से शुरू करना होता है और उम्र कोई बाधा नहीं होती। जुनून हो तो कुछ भी संभव है। आज के समय में जब हम सब व्यस्त रहते हैं, राकेश खत्री हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति के लिए कुछ करना कितना ज़रूरी है। अगर हम आज पक्षियों को घर दें तो कल वो हमें कई गुना लौटाएंगे। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप घर बैठे क्या कर सकते हैं? अपनी बालकनी में छोटा सा नेस्ट बॉक्स लगा सकते हैं या अपने इलाके में एक वर्कशॉप आयोजित कर सकते हैं। चिड़ियों के उड़ते सपनों को जब शहर ने तोड़ दिया, 7 लाख नेस्ट बुनकर एक दिल ने चिड़ियों को घर दे दिया। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार उनकी DNA में है। कर्नाटका में सिद्धारमैया सरकार पर 6,000 करोड़ का लीकर स्कैम का आरोप लगा है। एक्साइज मंत्री RB तिम्मापुर और उनके अधिकारियों पर आरोप है कि CL7 बार लाइसेंस और माइक्रो ब्रूअरी लाइसेंस देने के नाम पर 1 से 2 करोड़ रुपए प्रति लाइसेंस रिश्वत ली गई। लोकायुक्त ने अधिकारियों को 25 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन कांग्रेस का रवैया चुप्पी और बचाव। ये नया स्कैम नहीं है दोस्तों, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। याद है 2G घोटाला? ए राजा ने 1.76 लाख करोड़ रुपए घोटाला किया था। कोल घोटाला 1.86 लाख करोड़। CWG घोटाला 70,000 करोड़ रुपए। नेशनल हेराल्ड में सोनिया गांधी, राहुल गांधी की कंपनी पर 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप। हर बार कांग्रेस एक ही गाना गाती है, ये राजनीतिक साजिश है। कर्नाटक में आज वाइन मर्चेंट एसोसिएशन चीख चीख कर कह रहा है कि पैसा पार्टी फंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी और JDS सदन में हंगामा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। सिद्धारमैया कह रहे हैं बेबुनियाद आरोप। दोस्तों, सवाल ये है, देश की जनता कब तक ये लूट सहती रहेगी? कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है तो टैक्स पेयर्स का पैसा लूटने की फैक्ट्री चालू हो जाती है। 2G में स्पेक्ट्रम लूट, कोल में कोयला लूट और अब शराब लूट रहे हैं। राहुल गांधी चोर और मोदी सरकार भ्रष्ट का नारा लगाते हैं, लेकिन खुद की पार्टी के घोटालों पर चुप्पी साध लेते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ED CBI के सामने पेश होने से बच रहे हैं। ये है असली कांग्रेस कल्चर, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जनता की लूट। नमस्कार दोस्तों, किसी ने ठीक लिखा है, उम्र छोटी है तो क्या गम है, हौसले ही तो इतिहास लिखते हैं, कल का इंतजार क्यों करें हम, चलिए आज ही दुनिया बदलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी की जो आपको सच में इंस्पायर कर देगी। क्या आप जानते हैं, सिर्फ 16 साल की उम्र में 3 भारतीय टीनेजर्स ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। उन्होंने पर्यावरण की सबसे खतरनाक इनविजिबल समस्या माइक्रोप्लास्टिक्स का एक ऐसा सलूशन निकाला कि जजेस भी देखकर दंग रह गए। 14 मई 2026 को इन तीनों ने द अर्थ प्राइज फॉर एशिया 2026 जीत लिया। हजारों एंट्रीज में से टॉप करके इन्हें मिला $12,500 यानी लगभग 10,50,000 का पुरस्कार। लेकिन बड़ी बात यह नहीं कि कितना अमाउंट मिला, सबसे बड़ी बात है उनका सलूशन, जो इतना सस्ता, इतना आसान और इतना प्रभावी है कि गांव के आखिरी घर तक पहुंच सकता है। हमारे तीनों हीरो हैं विवान छछवारिया,
अरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता। तीनों 16 साल के स्कूल स्टूडेंट्स दिल्ली और मुंबई से हैं। एक दिन ये तीनों एक रूरल कम्युनिटी विजिट पर गए। वहां इन्होंने देखा कि गांव के बच्चे शेयर पानी के कंटेनर से पानी पी रहे हैं। बाहर से पानी साफ दिखता था, लेकिन अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स के छोटे छोटे कण घुले हुए थे। ये कण हमारे शरीर में जाते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, खासकर बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। दुनिया में 2.2 बिलियन लोग सुरक्षित पानी की कमी से जूझ रहे हैं। भारत में भी लाखों गांव इस समस्या से परेशान हैं। इन बच्चों ने सोचा हम क्यों ना कुछ करें, और यहीं से शुरू हुई प्लास्टिक की जर्नी। तो प्लास्टिक आखिर है क्या? ये है सिर्फ तमरिंद यानी इमली के बीजों का वेस्ट पाउडर। जो बीज हम फेंक देते हैं उसी से बना बायोडिग्रेडेबल पाउडर। कैसे काम करता है? पानी में थोड़ा प्लास्टिक पाउडर डालो, ये पाउडर माइक्रोप्लास्टिक्स को आकर्षित करके उन्हें क्लम्प यानी गुच्छे में बदल देता है। फिर एक साधारण हैंडहेल्ड मैग्नेट से पूरा क्लम्प आसानी से निकाल लिया जाता है। बिना बिजली, बिना महंगे फिल्टर, सिर्फ 10-15 रुपए में सैकड़ों लीटर पानी साफ, 100% नेचुरल, पर्यावरण अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल। IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर्स ने भी इनका सपोर्ट किया है। अब तक ये 8000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स तक पहुंच चुका है। 14 मई को जब अवार्ड का ऐलान हुआ, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जजेस ने कहा यह सॉल्यूशन स्केलेबल है और असली ग्राउंड लेवल पर बदलाव ला सकता है। अब ये टीम की फंडिंग से भारत के ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज में प्लास्टिक पहुंचाने की प्लानिंग कर रही है। स्कूलों में वर्कशॉप, गांव में डेमो और एक दिन पूरे देश में माइक्रो प्लास्टिक्स फ्री पानी का सपना देख रही है। दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ 3 बच्चों की नहीं है, ये हर उस युवा की स्टोरी है जो सोचता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। ये सिखाती है कि उम्र कोई बाधा नहीं होती, छोटा आइडिया भी बड़ा बदलाव ला सकता है। वेस्ट को यूज करके हम पर्यावरण बचा सकते हैं, और अगर दिल में है जुनून तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज के समय में नकारात्मक खबरें बहुत आती हैं, लेकिन ये 3 बच्चे हमें उम्मीद देते हैं कि उज्जवल भविष्य बनाना हमारे ही हाथ में है। कभी कहते थे युवा देश का भविष्य है, आज सच ही है कि युवा ही देश का वर्तमान है। ये 3 सितारे चमके तो अंधेरा भाग गया, युवा भारत जग उठा, अब बदलाव का वक्त आ गया। नमस्कार दोस्तों, आज की भागती दौड़ती दुनिया में हम अक्सर बहाने ढूंढ लेते हैं। देखो मेरा तो ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन एक जगह है जहां कोई बहाना नहीं चलता, सिर्फ मेहनत, लगन और सपने हैं। परिचय करवाते हैं वाइजैक की गर्व की मिसाल से। सरकारी आवासीय विद्यालय फॉर विजुअली चैलेंज्ड गर्ल्स, विशाखापट्टनम। मार्च 2026 SSC बोर्ड परीक्षा में इस स्कूल ने 30वें लगातार साल 100% रिजल्ट दर्ज किया है। सभी 13 लड़कियां पास हुई, और सबसे खास बात, पूरी बैच फर्स्ट क्लास में पास हुई। 1997 से शुरू हुई यह परंपरा आज 30 साल बाद भी बिना टूटे चली आ रही है। ये लड़कियां दुनिया की रोशनी नहीं देख पाती, लेकिन उनके अंदर सपनों की रोशनी इतनी तेज है कि अंधेरा कहीं ठहर नहीं पाता। ब्रेल किताबों को छू छू कर पढ़ना, स्क्राइब्स यानी एक सहायक की मदद से परीक्षा लिखना, रात दिन की मेहनत, शिक्षकों का अटूट समर्थन, और सबसे ऊपर अपने सपनों पर अटल विश्वास। इन लड़कियों ने साबित कर दिया कि आंखों की जगह दिल और दिमाग की आंखें अगर खुली हों तो कोई भी रुकावट बहुत छोटी हो जाती है। इनका कहना है कि हम देख नहीं पाते, लेकिन हमारा सपना बहुत साफ है। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, और समाज को यह दिखाना चाहते हैं कि हम भी बाकी सबकी तरह हैं, बल्कि उनसे बेहतर हैं। ये स्कूल सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं, आशा, संघर्ष और जीत का जीवंत प्रमाण है। यह बताता है कि चुनौतियां कितनी भी बड़ी हों, निरंतरता सबसे बड़ी ताकत है। सही सपोर्ट और मेहनत से कोई भी असंभव को संभव बना सकता है। अगर आज आप अपनी ज़िंदगी में कोई मुश्किल, कोई समस्या, निराशा, हताशा या कोई अंधेरा महसूस कर रहे हैं, तो इन बहादुर लड़कियों को याद कर लीजिए। वे बिना देखे हर दिन आगे बढ़ रही हैं। हमारे पास आँख है, समाधान है, मौका है, तो आज से ही एक छोटा सा कदम बढ़ाइए।
30 दिन बाद आप बदलाव देखेंगे, 30 महीने बाद आप नई ऊंचाइयां छुएंगे और 30 साल बाद आप अपना इतिहास लिखेंगे, या कहें दुनिया आपका इतिहास लिखेगी। इन मासूम बहादुर लड़कियों को सलाम, साथ ही सलाम उनकी मेहनत को, सलाम उनके सपनों को। नमस्कार दोस्तों, 2026 में भारत पर्यावरण और कम्युनिटी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। नदियों की सफाई, लार्ज स्केल प्लांटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल न सिर्फ प्रकृति बचा रहे हैं बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। आज की वीडियो आपको इंस्पायर कर देगी। ओडिशा के संबलपुर का मॉडल देखिए। ये शहर अब कचरे से कमाई कर रहा है, हर महीने 20 लाख रुपए की कमाई। संबलपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने नो वेल्थ सेंटर बनाए। रोज का 170 टन कचरा सेग्रीगेट होता है। गीला कचरा बन जाता है ब्रांडेड ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जबकि सूखा कचरा प्लास्टिक, लोहा, कार्डबोर्ड बेचकर लाखों की कमाई हो जाती है। 139 महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर काम कर रही हैं। कचरा अब बोझ नहीं बल्कि रोजगार और राजस्व का जरिया बन गया है। ये सर्कुलर इकोनॉमी का बेहतरीन उदाहरण है। नदियों को भी नई जिंदगी मिल रही है। नमामि गंगे और लोकल अभियानों के तहत गंगा, महानदी समेत कई नदियों की सफाई हो रही है। छत्रपति संभाजी नगर की खाम नदी 54 एकड़ एरिया रिस्टोर हो चुका है। 2 साल से नदी फ्लड फ्री है। मुंबई, पुणे, दिल्ली में युवा वॉलंटियर्स प्लास्टिक निकाल रहे हैं और नदी किनारे पेड़ लगा रहे हैं। वाकई कम्युनिटी जब साथ आती है तो चमत्कार हो जाता है। तटीय इलाकों यानी कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव प्लांटेशन तेजी से बढ़ रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और सुंदरबंस में स्थानीय लोग और महिलाएं मैंग्रोव लगा रही हैं। ये पेड़ बाढ़ से बचाते हैं, मछली पालन बढ़ाते हैं और रोजगार देते हैं। हजारों हेक्टेयर मैंग्रोव रिस्टोर हो चुका है। दोस्तों, ये कहानियां साबित करती हैं कि पर्यावरण बचाना और कमाई करना साथ साथ चल सकता है। आपके शहर या गांव में भी छोटा सा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। नमस्कार दोस्तों, लगता है आने वाला समय कुंवारेपन का युग होगा, यानी बैचलर्स ईरा। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हमारी रिपोर्ट से आपको यकीन हो जाएगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार अगले 6 साल में विश्व की लगभग 45% लड़कियां अविवाहित रह जाएंगी। आज की लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, कैरियर को प्राथमिकता दे रही हैं। वे आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं और किसी पर निर्भर रहना नहीं चाहती। उन्हें स्वतंत्रता बहुत प्यारी है। वे अपने जीवन के हर फैसले खुद लेना चाहती हैं, लेकिन सवाल ये है, प्रगति, पद और पैसा किस काम आएगा जब जीवन के अंत में साथ देने वाला कोई नहीं होगा। देखिए आसपास का हाल, गली मोहल्ले वीरान हो रहे हैं। घरों में बच्चों की आवाज कम हो गई है। लड़कियां 30-35 साल तक और लड़के 35 के बाद भी बैचलर यानी कुंवारे घूम रहे हैं। देर से शादी, फिर तलाक, टूटते परिवार और दुखी माता पिता। सोचिए, जब शादी 20 साल की उम्र में होती थी तो 1 सदी में 5 पीढ़ियां होती थी, 25 साल में 4 पीढ़ियां, लेकिन अब जब शादी 30-32 साल में हो रही है तो 1 सदी में सिर्फ 3 पीढ़ियां बच रही हैं। अगर यही सिलसिला चला तो तीसरी पीढ़ी लगभग गायब हो जाएगी। गांव खत्म हो रहे हैं, मोहल्ले खाली पड़े हैं, संयुक्त परिवार तो पहले ही बंद हो चुके हैं। नई बहुएं सिर्फ एक बच्चा चाहती हैं। सबसे बड़ी गलती लड़की के पिता की है, जिन्होंने खुद 20-22 साल में शादी करके परिवार बसाया। आज वही अपनी बेटी को 30 साल तक कुंवारी रखकर बहादुरी दिखा रहे हैं। नतीजा, युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं, अकेलापन बढ़ रहा है। विवाह कोई बोझ नहीं है, ये परिवार, समाज और सभ्यता का स्तंभ है और वंश परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का माध्यम है। अगर हम परिवार नहीं बचा पाए तो समाज धीरे धीरे ध्वस्त हो जाएगा और इतिहास लिखेगा वो हिंदू समाज जिसने चुपचाप खुद को खत्म कर लिया। जरूरत है समय रहते जागने की, अपने बच्चों का विवाह समय पर करने की। घर परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में इस मुद्दे पर जरूर चर्चा करनी चाहिए। हम पढ़ा लिखा समाज बना रहे हैं या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले समाज। अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, संस्कार और आने वाले पीढ़ियों को बचाना है तो इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, भारत की ऑयल कंपनियां रोजाना 1000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान झेल रही हैं, यानी हर महीने 30,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट। फिर भी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें अभी स्थिर हैं। आखिर क्यों? आइए पूरी कहानी देखते हैं।
इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन 3 बड़ी कंपनियों का महीने का नुकसान है 30,000 करोड़ रुपए। 3 महीने में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा। क्यों हो रहा है ये? ईरान इजराइल संकट के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें 100 से $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। भारत 88% क्रूड आयात करता है। कंपनियां महंगा तेल खरीद रही हैं, लेकिन रिटेल प्राइस नहीं बढ़ा रही ताकि आम आदमी पर बोझ ना पड़े। प्रति लीटर घाटा पेट्रोल पर 14 से 18 रुपए, डीजल पर 25 से 35 रुपए, एलपीजी पर 674 रुपए प्रति सिलेंडर। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि मेरी कंपनियां रोज 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही हैं। सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए अभी कीमतें स्थिर रखे हुए है। पीएम मोदी ने अपील की है, अनावश्यक विदेश यात्रा कम करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें, वर्क फ्रॉम होम करें, ईंधन बचाएं और सोना कम खरीदें। अभी कंपनियों के पास 60 दिन का स्टॉक है, लेकिन ये स्थिति ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। हमारा मानना है कि बहुत जल्दी पेट्रोल डीजल में कम से कम 5 से 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर क्रूड और महंगा हुआ तो महंगाई भी बढ़ेगी। दोस्तों, ये ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का समय है। छोटे छोटे बदलाव से हम सब मिलकर ईंधन बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें और अनावश्यक खर्च कम करें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको मिलवाते हैं एक 28 साल की लड़की से जिसने अपने दादा दादी को देखकर बुजुर्गों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। ये कहानी है वडोदरा की श्रेया ठक्कर की। श्रेया इंडस्ट्रियल डिजाइनर है। बचपन में जब वे घर पर दादा दादी के साथ रहती थी तो उन्हें लगा कि उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्ग कितनी मुश्किल से गुजरते हैं। माँ को केयर टेकर बनते देखकर उनके दिमाग में एक आइडिया जन्मा। श्रेया ने बेंगलुरु, ऑरिविल और फिर अमेरिका में मास्टर्स किया। वहाँ सीनियर लिविंग होम में वॉलंटियरिंग करते हुए उन्होंने सैकड़ों बुजुर्गों की कहानियां सुनी। अकेलापन, गिरने का डर, मदद ना मिलना। फिर उन्होंने बनाया वंडर ऑन असिस्ट, इस नाम का कमाल का प्रोजेक्ट। पहला प्रोडक्ट है स्मार्ट केन। इसमें SOS बटन है, बस एक बार दबाओ, तुरंत इमरजेंसी अलार्म, लोकेशन, ब्लड प्रेशर, पल्स और टेम्परेचर का डाटा परिवार और हेल्प सेंटर को चला जाता है। GPS ट्रैकिंग है, नाइट लाइट है, शॉक एब्जॉर्बर है। दूसरा है स्मार्ट वॉकर, जो हैंड जेस्चर से खुद आपके पास आ जाता है। सीट भी है, स्मार्ट होम से कनेक्ट होता है। श्रेया का सपना है एजिंग इन प्लेस, यानी बुजुर्ग घर पर ही सुरक्षित, स्वतंत्र और सम्मान के साथ रह सकें। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि प्यार और संवेदना से बनी है। युवा पीढ़ी बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ कर रही है। श्रेया कहती है, उम्र सिर्फ कमजोरी नहीं, अनुभव है। हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो उन्हें मजबूत बनाए। हर किसी के पास एक विचार होता है, मेरी तरह आप भी इसे साकार कर सकते हैं। दोस्तों, छोटी उम्र में भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई आइडिया है जो किसी की मदद कर सके तो आज ही शुरू कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, कल्पना कीजिए, सिर्फ 7 साल की उम्र में किसी ने 29 किलोमीटर का खतरनाक समुद्र तैरकर पार कर लिया। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि झारखंड के रांची के ईशांक सिंह की सच्ची कहानी है। 30 अप्रैल 2026 को 7 वर्षीय ईशांक सिंह ने श्रीलंका के तलाईमन्नार से भारत के धानुषकोडी तक पाक स्ट्रेट की 29 किलोमीटर लंबी दूरी मात्र 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार कर ली। यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम ने उन्हें दुनिया का यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पाक स्ट्रेट स्विमर घोषित कर दिया। ईशांक DAV श्यामली स्कूल में क्लास 3 में पढ़ता है। स्टैंडर्ड 3 में सिर्फ 3 साल की उम्र से स्विमिंग शुरू की थी। रोजाना 4 से 8 घंटे की कड़ी मेहनत, ध्रुवा डैम पर ओपन वाटर प्रैक्टिस, उसके कोच और मम्मी पापा की लगातार सपोर्ट से ये नामुमकिन मुमकिन हो गया। पाक स्ट्रेट आसान नहीं है। तेज लहरें, तेज धाराएं, खारा पानी। बहुत से अनुभवी स्विमर्स भी बीच में हार मान जाते हैं, लेकिन ईशांक ने 4 बजे सुबह शुरू किया और दोपहर 1:50 पर भारत की मिट्टी पर कदम रखा। हाथ में तिरंगा लेकर खड़े हो गए।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट बताया। मम्मी मनीषा सिंह कहती हैं, महीनों की मेहनत आज रंग लाई है। ईशांक का अगला सपना है पार्क स्ट्रेट को 2 तरफ तैरना। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर हौसला हो, मेहनत हो, सपना बड़ा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। ईशांक जैसे बच्चे पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। नमस्कार।